इमेजिन एक एरोगेंस प्रिंस जो अपने ही गुस्से में एसगार्ड का फ्यूचर खतरे में डाल देता है। ये है थॉर द गॉड ऑफ थंडर, जिसे उसके फादर अर्थ पर एक्साइल कर देते हैं। दूसरी ओर उसका छोटा भाई एसगार्ड के थ्रोन को हथियाने की कोशिश करता है। क्या थॉर अपनी गलतियों को सुधार पाएगा और क्या वो खुद को वर्दी प्रूफ कर पाएगा? तो रेडी हो जाओ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की धमाकेदार फोर्थ मूवी थॉर की कहानी को एंजॉय करने के लिए। कहानी शुरू होती है न्यू मैक्सिको के एक सुनसान इलाके में, जहां डॉक्टर जेन फोस्टर अपने असिस्टेंट एंड डॉक्टर एरिक सेल्विक के साथ रिसर्च कर रही थी। एक दिन उन्हें आसमान में एक तेज लाइट दिखाई देती है और वो लोग उस लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं आसमान से कुछ जमीन पर आके गिरता है एंड जब वो उसे चेक करने आगे पहुंचते हैं तो जेन एक्सीडेंटली एक आदमी को अपनी कार से ठोक देती है और वो और कोई नहीं थॉर होता है। यहाँ से कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है। ओडिन अपने दोनों बेटों को बताते हैं सदियों पहले इंसानों पर कुछ दूसरी दुनिया से आए बर्फीले दानवों फ्रॉस्ट जाइंट ने अटैक किया था एंड वो एक एक करके सभी इंसानों को मारने लगे। उन लोगों की मदद करने ओडिन अपने फौज के साथ अर्थ पर आकर फ्रॉस्ट जाइंट्स के साथ युद्ध करते हैं। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध होता है बट फ्रॉस्ट जाइंट्स ओडिन की सेना के सामने नहीं टिक पाते एंड ओडिन उन्हें अर्थ से खदेड़ते हुए उनके प्लेनेट योटनहाइम में लेके जाते हैं। इसी युद्ध में ओडिन को अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी थी बट काम खत्म हुआ। उन्होंने फ्रॉस्ट जाइंट को हरा के उनके प्लेनेट का पावर सोर्स छीन लिया था। युद्ध के बाद ओडिन एसगार्ड लौटते हैं। वहीं हम व्यूवर्स को एक विशालकाय एसगार्ड दिखाया जाता है जिनका राजा था खुद ओडिन। ओडिन अपने दोनों बेटों को कहानी सुनाने के साथ बताता है एक अच्छा राजा वही है जो कभी लड़ाई की शुरुआत ना करे बट जरूरत के समय तैयार रहे। सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। ये वो दिन था जब ओडिन के बड़े बेटे थॉर का राज्याभिषेक होने जा रहा था। इसी सीन में हमें एक हिडन डिटेल भी बताई जाती है। जब ओडिन थॉर को बुलाते हैं तो वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहते हैं थॉर माय फर्स्ट बॉर्न। उस वक्त थॉर की माँ भी अपनी नजर घुमा लेती है जैसे वो इस बात से सहमत ना हो। ये छोटी सी डिटेल इशारा करती है कि ओडिन पूरी सच्चाई नहीं बोल रहे थे। थॉर असल में ओडिन का फर्स्ट बॉर्न नहीं था। ये राज हमें थॉर द रैग्नारॉक में पता चलेगा जिसका एक्सप्लेनेशन भी आपको चैनल पे जल्द देखने मिलेगा। अब कहानी पे फिर से आते हैं। ओडिन जैसे ही थॉर को राजा बनाने वाले थे उसी वक्त कुछ फ्रॉस्ट जाइंट्स ओडिन के वॉल्ट में घुसकर अपना पावर सोर्स चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सामना वॉल्ट के डिस्ट्रॉयर से होता है जो उन्हें वहीं मार गिराता है। ओडिन अपने दोनों बेटों के साथ वॉल्ट में पहुंचते हैं और वहां फ्रॉस्ट जाइंट्स को मरे हुए पाते हैं। तभी थॉर गुस्से में कहता है फ्रॉस्ट जाइंट्स को उनके किए की सजा मिलके रहेगी पर ओडिन उसे शांत करते हुए समझाते हैं उन्हें सजा मिल चुकी है। थॉर फिर भी गुस्से में कहता है वो लोग आज वॉल्ट में घुस आए, वो कभी भी हम पर अगला हमला कर सकते हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। लेकिन ओडिन उसे याद दिलाते हैं फ्रॉस्ट जाइंट्स के साथ की गई संधि के बारे में और यह कहकर वहां से चल देते हैं। थॉर अब भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तभी वहां लोकी आता है और कहता है वो लोग हम पर हमला कर सकते हैं लेकिन पिताजी के खिलाफ जाए बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद थॉर के साथी फेंड्रल, होगन, वॉलस्टैक एंड सिफ भी वहां पहुंच जाते हैं और थॉर अपने साथियों के साथ मिलके फ्रॉस्ट जाइंट्स के साथ जंग करने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग बायफ्रॉस्ट के पास पहुंचते हैं। बायफ्रॉस्ट एक ब्रिज है जो एसगार्डियंस को 9 रेल्म्स में ट्रेवल करने में मदद करता है। वहां उन्हें एसगार्ड के पहरेदार हेमडाल मिलता है जिसका काम एसगार्ड को सभी बाहरी आक्रमणों से बचाने का था। हेमडाल उन फ्रॉस्ट जाइंट्स को नहीं देख पाया, उन्हें नहीं रोक पाया। इसी वजह से अब हेमडाल को थॉर की बात मानते हुए उनके लिए ब्रिज खोलना पड़ता है। हेमडाल उन्हें ब्रिज खोलने के साथ बोलता है एक बार आपके वहां पहुंचने पर मैं बायफ्रॉस्ट को बंद कर दूंगा, नहीं तो बायफ्रॉस्ट की ताकत पूरे योटनहाइम को तबाह कर देगी। वो लोग योटनहाइम फ्रॉस्ट जाइंट्स के प्लेनेट पहुंचते हैं और वहां उनका राजा लोफी उनके सामने होता है। थॉर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर अपने साथियों के साथ लड़ता तो है लेकिन ओडिन वहां आके उन्हें रोक देते हैं एंड अपने साथ एसगार्ड ले जाते हैं। ओडिन थॉर के इस गुस्से और एरोगेंस को देखते हुए उसकी सभी पावर्स और उसका माइटी हैमर म्योनिर ले लेते हैं और उसे अर्थ पर एक्साइल कर देते हैं एंड थॉर के साथ माइटी हैमर म्योनिर पे भी एक स्पेल लगा के उसे भी अर्थ पर फेंक देते हैं। बट फ्रॉस्ट जाइंट्स
जायंट्स के साथ फाइट के समय एक चीज नोटिस करने वाली थी। जब फ्रॉस्ट जायंट्स किसी को भी छू रहे थे तो वहां से वो आदमी जमने लगता था, बट जब एक फ्रॉस्ट जायंट ने लोकी को छुआ तो उसकी बॉडी जमने की जगह ब्लू होने लगी। अब ये क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। सीन अगेन अर्थ पर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है एंड वो उसे गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले जाने लगती है और हम देख पाते हैं म्योनिर भी आसमान से अर्थ पर गिर जाता है। सीन उस जगह शिफ्ट होता है जहां म्योनिर गिरा था। एक आदमी वहां से निकल रहा था, उसे वो हैमर दिखाई देता है एंड वो उसे उठाने का ट्राई करता है, बट वो उसे नहीं उठा पाता। एक एक करके उसके दोस्त, गांव के लोग, सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं एंड एक एक करके हैमर को उठाने लगते हैं। कोई भी इस काबिल नहीं था कि उस हैमर को हिला भी पाए। वहीं हमें स्टैनली का एक कैमियो दिखाया जाता है, वो भी हैमर को उठाने का ट्राई कर रहे थे बट उसे हिला भी नहीं पाते। आयरन मैन 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था शील्ड से फिल कॉल्सन मैक्सिको पहुंचते हैं। सेम सीन के साथ कॉल्सन वहां पहुंचता है। अब शील्ड क्या है एंड कॉल्सन कौन है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो हमारी आयरन मैन 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी। वापस स्टोरी पे आते हैं तो जेन फोस्टर डॉक्टर एरिक सेल्विक के साथ उसी लाइट पे रिसर्च करने लगती है जो उन्होंने एक रात पहले देखी थी। जेन को लगने लगा था वो चीज और कुछ नहीं, दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था, एक वॉर्म होल, एंड उनके सवालों का जवाब थॉर दे सकता था। वो लोग थॉर को हॉस्पिटल से अपने घर लेके आते हैं एंड उससे पूछते हैं वो वहाँ कैसे पहुंचा, क्या हुआ था। मीनवाइल एसगार्ड में थॉर के सभी साथी चिंता में थे। वो लोग सोच रहे थे हेमडाल को किसने बोला राजा तक ये बात पहुंचाने के लिए, जिस पर लोकी बोलता है उसी ने सबकी जान बचाने के लिए हेमडाल को राजा तक भेजा था। लोकी को हमेशा से गद्दी पर बैठना था। वो उन लोगों को बोलता है हम राजगद्दी पर एक घमंडी और लापरवाह को नहीं बैठा सकते। इतना बोल के वो वहाँ से चल जाता है। लोकी वहाँ से निकल के सीधा वॉल्ट में पहुँचता है और फ्रॉस्ट जायंट्स के उस पावर सोर्स को टच करता है। तभी पीछे से ओडिन वहाँ आ जाते हैं एंड उसे रोक लेते हैं। लोकी अपने पिता से पूछता है आखिर मैं कौन हूँ। इस पर ओडिन कहते हैं तुम मेरे बेटे हो। लेकिन जैसे ही लोकी पीछे मुड़ता है उसका चेहरा फ्रॉस्ट जायंट जैसे दिखने लगा था। शॉक्ड और हर्ट लोकी फिर से पूछता है मुझे सच बताओ मैं सच में कौन हूँ। फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ जंग के बाद एक मंदिर में उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला जो अकेला और लाचार था। उस बच्चे को ओडिन अपने साथ ले आए और वो बच्चा और कोई नहीं लोफी का बेटा था। लोकी को अब एहसास होने लगता है कि वो ओडिन की असली संतान नहीं है और शायद इसी वजह से थॉर को राजगद्दी पर बैठाया गया। गुस्से और दुख के साथ वो अपने पिता से सवाल पर सवाल करता है एंड लोकी के इन सवालों को सुनते हुए वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अर्थ पर सीन शिफ्ट होता है जहां जेन फोस्टर थॉर से सवाल पे सवाल कर रही थी तुम कौन हो, कहां से आए हो। तभी उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग आके एक हैमर की बात करने लगते हैं जो कोई नहीं उठा सका और अब शील्ड ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। थॉर ये सुनते ही वहां से अपने हैमर की ओर निकल जाता है और जेन से कहता है मुझे वहां जाना होगा तो मुझे लेकर चलो। लेकिन डॉक्टर एरिक सेल्विक जो जेन के लिए उसके डैड जैसे थे वो उसे समझाते हैं थॉर पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। जेन भी सेल्विक की बात मानते हुए थॉर को मना कर देती है। थॉर भी उन्हें अलविदा कहकर अकेले निकल पड़ता है। जेन, एरिक एंड डार्सी अपने घर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि फिल कॉल्सन और शील्ड एजेंट उनका सारा रिसर्च का सामान लेके जा रहे थे। जेन उन्हें रोकने की भी कोशिश करती है पर वो लोग नहीं रुकते एंड जेन के सालों की मेहनत लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब जेन के पास अपनी रिसर्च वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो थॉर के साथ म्योनिर की ओर निकल पड़ती है। जेन और थॉर म्योनिर के पास पहुंचते हैं जहां शील्ड ने एक रिसर्च स्टेशन बना रखा है और चारों तरफ गार्ड्स हैं। थॉर जेन से कहता है एक बार मुझे म्योनिर मिल जाए फिर मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। थॉर धीरे से उस घेराबंदी में छुपते हुए अंदर घुस जाता है। सभी गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थॉर एक एक करके सभी को घायल करते हुए आगे बढ़ते रहता है। इसी दौरान हम क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई को भी देखते हैं जो शील्ड के लिए काम कर रहा था और थॉर पर निशाना लगा के उसे रोकने के लिए तैयार था। लेकिन कॉल्सन उसे रोक देता है एंड कहता है रुको, मुझे देखना है ये कौन है और हैमर के साथ क्या
करता है। थॉर म्योनिर के पास पहुंचता है और उसे देख के खुश होता है। जब वो म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है तो वो असफल रहता है। उस पल उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो वहाँ बैठ जाता है और कॉल्सन भी उसे अब गिरफ्तार कर लेते हैं और हम देखते हैं ओडिन का स्पेल थॉर के रियलाइजेशन के साथ मिट जाता है। कॉल्सन थॉर को एक रूम में बंद करके उससे सवाल पूछने लगता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? थॉर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है और वो बस वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। कॉल्सन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तभी वहाँ थॉर के सामने लोकी की एंट्री होती है। थॉर लोकी को देख के पूछता है, तुम यहाँ कैसे भाई? एसगार्ड पे कुछ हुआ है क्या? लोकी सैड होके थॉर को बोलता है, पिताजी नहीं रहे, तुम्हारा देश निकाला, एसगार्ड पर नए हमले का डर वो नहीं सह सके। ओडिन सिर्फ ओडिन स्लीप में थे, बट लोकी नहीं चाहता था थॉर फिर से एसगार्ड आए, इसलिए वो झूठ बोल के थॉर की उम्मीद तोड़ देता है। लोकी जाने के पहले थॉर के हैमर म्योनिर को उठाने का ट्राई करता है, बट वो उसे नहीं उठा पाता। सीन योटनहाइम में शिफ्ट होता है, जहां हमें लोकी की सच्चाई पता चलती है। उसी ने थॉर के राज्याभिषेक के दिन फ्रॉस्ट जायंट्स को एसगार्ड में घुसने में मदद की थी, ताकि थॉर का ये खास दिन बर्बाद हो सके। लोकी ने और भी बड़े प्लान सोच रखे थे। उन्हीं प्लान को पूरा करने के लिए लोकी योटनहाइम पहुंचता है और उनके राजा लोफी से कहता है, मैंने ही तुम्हारे साथियों को एसगार्ड के अंदर आने में मदद की थी और मैं आपको और आपके कुछ सिपाहियों को छुपा के ओडिन के रूम तक ले जाऊंगा। वहां पहुंचकर आप उन्हें मार सकते हैं और ओडिन के मरने के बाद मैं आपका पावर सोर्स भी लौटा दूंगा। लोफी के साथ हाथ मिला के लोकी फिर से एसगार्ड पहुंचता है। मीनवाइल अर्थ पर जेन थॉर के गिरफ्तारी के समय वहां से निकल जाती है और घर पहुंचकर डॉक्टर एरिक से कहती है उन्हें थॉर को छुड़वाना होगा। एरिक पहले तो मना करते हैं, लेकिन जेन के इतने इंसिस्ट करने पर उन्हें थॉर को बचाना पड़ता है। एरिक कॉल्सन से आकर कहते हैं, इनका नाम डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक है, आपने जब हमारा सारा सामान उठाया तो ये पागल हो गए और यहाँ अंदर आ गए। कॉल्सन थॉर की सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए वो थॉर को छोड़कर अपना एक एजेंट उनके पीछे लगा देता है। एरिक और थॉर उनके घर पहुंचते हैं। थॉर जेन के लिए बाकी सारा सामान तो नहीं, बट उसकी डायरी चुरा कर लाया था जिसमें जेन की सालों की रिसर्च थी। थॉर उस डायरी को जेन को लौटाते हुए अपने घर एसगार्ड के बारे में बताता है और अपनी नॉलेज उसके साथ शेयर करता है। अब थॉर अपनी नई जिंदगी को एक्सेप्ट करते हुए जेन, एरिक एंड सेल्विक के साथ अर्थ पर रहने लगता है। ऑन द अदर हैंड एसगार्ड में थॉर के साथियों की चिंता बढ़ती जाती है। एसगार्ड खतरे में था और लोकी राजगद्दी पर बैठा था। उन्होंने फैसला किया कि वो लोग लोकी के खिलाफ जाकर थॉर को एसगार्ड लाएंगे, बट उनकी बात के बीच हेमडाल उन्हें अपने पास बुला लेता है। हेमडाल की पावर थी कि वो सबको देख और सुन सकता था। उसने लोकी को योटनहाइम जाते हुए देखा था, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन पाया। उसे भी शक था कि कुछ तो गलत हो रहा है और वो भी थॉर को एसगार्ड लाना चाहता था। हेमडाल थॉर के साथियों की मदद करते हुए उन्हें अर्थ पर भेज देता है, लेकिन लोकी उन्हें जाते हुए देख लेता है और उनके पीछे डिस्ट्रॉयर को भेज देता है, ये कहकर कि थॉर के साथ उनके कोई भी साथी बचने नहीं चाहिए। मीनवाइल थॉर के साथी उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं। थॉर अपने साथियों को देख के खुश था। सिर्फ उसे बोलती है, हम आपको लेने आए हैं, बट थॉर बोलता है पिताजी नहीं रहे और उनका हुक्म था हम एसगार्ड नहीं आ सकते। इस पर सिर्फ बोलती है, आपके पिता ओडिन जिंदा हैं। थॉर को अब समझ आ गया था लोकी ने उससे झूठ बोला। दूसरी ओर लोकी हेमडाल के पास पहुंचता है, बट हेमडाल समझ गया था लोकी ने ही फ्रॉस्ट जायंट को एसगार्ड में आने में मदद की। वो लोकी के खिलाफ बोलता है, बट लोकी उसी समय उसे फ्रॉस्ट जायंट के हथियार से जमा देता है। एक तरफ लोकी बायफ्रॉस्ट को खोल के लोफी और उसके कुछ साथियों को एसगार्ड में बुलाता है। दूसरी ओर अर्थ पर डिस्ट्रॉयर आगे बढ़ रहा था थॉर और उसके साथियों को मारने के लिए। थॉर और उसके साथी मिलकर डिस्ट्रॉयर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग डिस्ट्रॉयर के सामने नहीं टिक पाते और एक एक करके घायल होने लगते हैं। थॉर समझ गया था उसके साथी डिस्ट्रॉयर को नहीं रोक पाएंगे और अब बिना पावर के वो खुद डिस्ट्रॉयर की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपने भाई से बात करते हुए कहता है, इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मेरे साथ करो। ये बात सुनते हुए डिस्ट्रॉयर रुक जाता है, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर डिस्ट्रॉयर थॉर को मार के घायल कर देता है। थॉर वहीं गिर जाता
आता है और घायल थॉर के पास जेन पहुंचती है। थॉर बेहोश होने लगा था, लेकिन तभी म्योनिर उसकी जगह से उड़ के सीधा थॉर के पास आ जाता है। थॉर फिर से उठकर अपनी फुल पावर में आ जाता है। अब थॉर म्योनिर को घुमाकर एक तूफान बनाता है और उसी तूफान में डिस्ट्रॉयर को तबाह कर देता है। अब थॉर अपने साथियों के साथ बाइफ्रॉस्ट की तरफ जाता है एंड हेimdall को कहता है बाइफ्रॉस्ट खोलने के लिए, लेकिन एसगार्ड में लोकी ने हेimdall को जमा दिया था। हेimdall बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है और अंत में बर्फ को तोड़ के थॉर के लिए बाइफ्रॉस्ट खोल देता है। थॉर जेन को वापस मिलने का वादा करके एसगार्ड की तरफ निकल जाता है। सीन ओडिन के रूम में शिफ्ट होता है, जहां लोकी लोफी को ओडिन के रूम में ले गया था। लोफी आगे बढ़ता है ओडिन को मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे से लोफी पर अटैक करके लोकी उसे मार देता है। तभी थॉर भी वहां पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है लोकी ने हमसे झूठ कहा, लोकी ने ही डिस्ट्रॉयर को हमें मारने के लिए अर्थ पर भेजा। लोकी थॉर पर अटैक करके बाइफ्रॉस्ट की ओर बढ़ने लगता है। लोकी सभी फ्रॉस्ट जायंट को मारने और योटनहाइम को पूरी तरह से तबाह करने के लिए बाइफ्रॉस्ट को पूरी ताकत से खोल देता है। बाइफ्रॉस्ट की ताकत पूरे योटनहाइम को तबाह करना शुरू कर देती है। थॉर लोकी के पास पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी ये सब अपने पिता के सामने अपने आप को साबित करने के लिए कर रहा था कि उनका बेटा लोकी उनकी जान बचाने के साथ उनके दुश्मनों को खत्म करने के भी काबिल है। लोकी और थॉर के बीच एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, जहां लोकी अपने मैजिकल पावर्स के साथ थॉर से लड़ाई करता है। लोकी अपनी मैजिकल पावर के साथ थॉर पर अटैक करता है, लेकिन थॉर उसे गिराकर अपना माइटी हैमर म्योनिर उसके ऊपर रख देता है। अब थॉर के पास कोई चारा नहीं था। योटनहाइम को बचाने के लिए वो अपने हैमर के साथ बाइफ्रॉस्ट के पुल को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों भाई पुल से गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ ओडिन पहुंचकर उन दोनों को पकड़ लेता है, बट लोकी खुद को साबित ना कर सका और आखिर में थॉर का हाथ छोड़ के वहाँ से इनफाइनाइट स्पेस में गिर जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था और सब लोग शांति का जश्न मनाते हैं, लेकिन थॉर बेचैन था क्योंकि वो जेन से किया गया वादा पूरा नहीं कर सका। बिना बाइफ्रॉस्ट के वो जेन से नहीं मिल सकता था। थॉर हेimdall के पास जाकर उसे जेन के बारे में पूछता है, जहाँ जेन ऐसे ब्रिज ऐसे रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिससे वो थॉर से मिल सके। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शील्ड का एक खुफिया अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ निक फ्यूरी डॉक्टर एरिक सेल्विक को बुलाते हैं एंड उन्हें एक ब्लू चमकता हुआ क्यूब दिखाते हैं, जो और कुछ नहीं वो था टेज़रेक्ट। तभी हमें कांच के रिफ्लेक्शन में घायल लोकी दिखता है, जिसने डॉक्टर एरिक सेल्विक पे अपना कंट्रोल बना लिया था। ये रेफरेंस था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 6th मूवी दी एवेंजर्स का। उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिलेगा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले मेलिकिथ एक डार्क एल्फ लीडर यूनिवर्स को डार्कनेस में डालने के लिए एथर का यूज करता है। एथर एक डेंजरस वेपन है जो किसी के अंदर घुसकर उसे इमॉर्टल बना देता है, लेकिन एसगार्ड के वॉरियर्स ओडिन के फादर बॉर के लीडरशिप में मेलिकिथ और उसकी आर्मी को हरा देते हैं। मेलिकिथ अपने कुछ सोल्जर्स के साथ भाग जाता है और अपने स्पेसशिप में छुपकर सो जाता है ताकि सही वक्त का इंतजार कर सके। बॉर एथर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, इसलिए उसे छुपा देते हैं। ये बैक स्टोरी हमें एक बड़ी बैटल का सेटअप प्रोवाइड करती है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। एवेंजर्स मूवी में हमने देखा था एवेंजर्स ने न्यूयॉर्क बैटल में लोकी और चित्तौरी सेना को हराया और थॉर लोकी को टेज़रेक्ट की मदद से एसगार्ड ले आया। अब लोकी को ओडिन के सामने बंदी बनाकर पेश किया जाता है एंड ओडिन उसे लाइफ टाइम प्रिजन की सजा सुनाते हैं। थॉर अपने पिछले बैटल्स के बाद वापस एसगार्ड आया है। उसने 9 रेल्म्स में शांति लाई है। थॉर अब पहले से ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया है, लेकिन उसका दिल अब भी अर्थ के साइंटिस्ट जेन फोस्टर के लिए धड़कता है। वो उसे मिस करता है। सीन अर्थ पे शिफ्ट होता है। अर्थ पर जेन फोस्टर अपनी असिस्टेंट डार्सी के साथ एक स्ट्रेंज फिनोमिना की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक अबंडेंट बिल्डिंग मिलती है जिस जगह का माहौल काफी मिस्टीरियस होता है। वहीं उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं एंड वो बच्चे उन्हें एक जगह लेकर जाते हैं जहां एक पुराना ट्रक पड़ा होता है एंड जैसे ही एक बच्चा उस ट्रक को हाथ लगाता है वो ट्रक हवा में तैरने लगता है। जेन और डार्सी दोनों इस स्ट्रेंज एक्टिविटी को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसी अबंडेंट बिल्डिंग के अंदर वो लोग एक और पोर्टल को डिस्कवर करते हैं जो अलग अलग डायमेंशंस को कनेक्ट करता है।
वहीं जेन क्यूरियोसिटी के चक्कर में इधर उधर रीडिंग्स ढूंढने लगती है। तभी एक फोर्स उसे एक रूम के अंदर ढकेलने लगती है एंड वो एक्सीडेंटली उस जगह पहुंच जाती है जहां बॉर्न ने एथर को छुपाया हुआ था। एथर के पास जाने पर एथर उसके अंदर चला जाता है एंड वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाती है। इसी मोमेंट पर मेलिकेट जाग जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था एथर एक्टिवेट हो चुका है। ये सीन सस्पेंसफुल और थ्रिल से भरा होता है जहां अब जेन के अंदर एथर होने की वजह से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एसगार्ड पर थॉर जेन को मिस करता है एंड हमेशा की तरह वो हेमडाल के पास जाके जेन के बारे में पूछता है क्योंकि हेमडाल की नजर हर जगह तक पहुंचती है। लेकिन इस बार जब थॉर हेमडाल से जेन के बारे में पूछता है तो हेमडाल को भी जेन नहीं दिखाई देती। ये बात थॉर को टेंशन में डाल देती है और वो तुरंत अर्थ पर जेन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जेन की आंखें खुलती है और वो देखती है उसके आसपास कोई भी नहीं है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसे पता चलता है उसकी असिस्टेंट डार्सी ने पुलिस को बुला लिया था। ये देखकर जेन काफी गुस्सा हो जाती है और डार्सी से कहती है तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? अब शील्ड के लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, मुझे इस जगह पर रिसर्च करनी थी। डार्सी अपनी बात समझाते हुए जवाब देती है तुम पिछले 5 घंटे से गायब थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। इन दोनों की बात के बीच अचानक बारिश होने लगती है और इसी ड्रामेटिक मूवमेंट पर थॉर वहां पहुंचता है। जेन थॉर को देखकर खुश तो थी लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए उस पे गुस्सा भी करती है। वो थॉर से कहती है तुमने मुझसे वादा किया था तुम वापस आओगे, पर तुम क्यों नहीं आए? थॉर अपनी बात समझाते हुए कहता है बायफ्रॉस्ट के टूटने की वजह से हम अर्थ पर नहीं आ सके, पर मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। तभी कुछ पुलिस वाले डार्सी के असिस्टेंट को पकड़ने लगते हैं। जेन उन्हें समझाती है बट वो लोग जेन को भी अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाला जेन को हाथ लगाता है तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जो सबको हिला कर रख देता है। थॉर देखता है जेन एथर के इफेक्ट में है जो उसकी बॉडी को डेंजरसली इम्पैक्ट कर रहा है। थॉर उसे तुरंत एसगार्ड ले आता है बट ओडिन इस बात से खुश नहीं थे कि थॉर जेन को लेकर एसगार्ड आया। वो अपने सिपाहियों को जेन को फिर से अर्थ पर छोड़ने का आदेश देता है बट जैसे ही सिपाही उसे छूते हैं वहाँ फिर से एक और ब्लास्ट होता है। ओडिन को समझ आ गया था जेन की बॉडी में एथर है। ओडिन थॉर और जेन को अपने साथ लेके जाता है और उन्हें अंधेरे के दैत्यों डार्क एल्फ के बारे में बताता है जो यूनिवर्स में लाइट के पहले से एग्जिस्ट करते थे और इस दुनिया पर फिर से अंधेरा कायम करना चाहते थे। बट ओडिन के पिता बॉर्न ने उन दैत्यों को खत्म किया और एथर को डिस्ट्रॉय किया। जिस पर थॉर बोलता है एथर अभी भी एग्जिस्ट करता है, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि हो सकता है अंधेरे के वो दैत्य भी अभी जिंदा हों। मीनवाइल मेलिकेट एसगार्ड पर अटैक करने का प्लान बनाता है और अपने एक खास आदमी को कर्स स्टोन के साथ एसगार्ड पर भेज देता है जो एसगार्ड के बाकी कैदियों के साथ सीधा एसगार्डियन जेल में पहुंचता है एंड अपने पास रखे कर्स स्टोन का यूज करके अपनी पावर को एनहेंस कर लेता है एंड चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। उसी जेल के एक सेल में लोकी भी कैद था एंड बदले की भावना में लोकी उसे महल के अंदर जाने का रास्ता बता देता है। एक तरफ जहां एसगार्ड के अंदर तबाही मच रही थी वहीं दूसरी ओर मेलिकेट और उसकी आर्मी एसगार्ड पर अटैक कर देती है। हेमडाल उनकी एक शिप को तबाह करने में कामयाब तो हो जाता है बट मेलिकेट अपनी और शिप्स के साथ एसगार्ड पर हमला कर देता है। हेमडाल उन शिप्स को रोकने में नाकामयाब रहता है और वो अपने तलवार की मदद से महल के चारों तरफ एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसे डार्क एल्फ पार नहीं कर पाते। बट अंदर मौजूद मेलिकेट का खास आदमी उस एनर्जी शील्ड को तबाह कर देता है एंड अब मेलिकेट अपने सिपाहियों के साथ अंदर पहुंच जाता है जिसका मकसद किसी भी कीमत पर एथर को हासिल करना था ताकि वो 9 रियासतों को खत्म कर सके। उसे ये पता चल चुका था कि एथर जेन फोस्टर के शरीर में है लेकिन जेन के साथ थॉर की माँ फ्रेगा भी वहाँ मौजूद होती है। वो जेन को बचाने के लिए हर तरीके से मेलिकेट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ वो बड़ा दैत्य पहुँच जाता है एंड फ्रेगा को पकड़ लेता है। मेलिकेट उससे पूछता है मुझे बताओ जेन कहाँ है, लेकिन फ्रेगा उसे ये नहीं बताती। गुस्से में वो फ्रेगा के पेट में तलवार डालकर उसे मार देता है। थॉर भी तुरंत वहां पहुंच जाता है और अपने पावरफुल हैमर म्योनिर के साथ मेलिकेट पर एक भयानक अटैक कर देता है। इस अटैक से मेलिकेट को चोट पहुंचती है लेकिन उसका वो खास आदमी उसे लेकर वहां से भाग जाता है। सभी लोग फ्रेगा के मरने के बाद उसे आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं और
और ओडिन जेन को बंदी बना लेता है, क्योंकि ओडिन को लगता था अगर जेन मेलिकेथ के हाथ लग गई तो एथर उसके पास आ जाएगा और उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन थॉर का सोचना कुछ अलग था। वो कहता है हमें मेलिकेथ को रोकने के लिए उनके प्लैनेट स्वेटलहैम पर जाना होगा, क्योंकि अगर वो फिर से एसगार्ड आया तो पहले से भी ज्यादा तबाही हो सकती है। लेकिन ओडिन थॉर की बात नहीं सुनते। थॉर अपना प्लान बनाता है मेलिकेथ को हराने के लिए, लेकिन एसगार्ड के बाहर जाने के लिए उसे लोकी की मदद जरूरी होती है। इनिशियली लोकी थॉर की बात नहीं मानता, लेकिन जब थॉर उसे बताता है कि उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार मेलिकेथ है तो वो भी थॉर की बात मान जाता है। एंड अब थॉर और लोकी की पार्टनरशिप दिखाई जाती है, जो इस मूवी का एक मेजर हाईलाइट होती है। उनकी नोक झोंक और ट्रस्ट इश्यूज स्टोरी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना देते हैं। अब दोनों भाई अपने कुछ साथियों की मदद से एसगार्ड से स्वेटलहैम पहुंच जाते हैं, जहां मेलिकेथ का बेस है, जहां ये दोनों एक फेक सीन क्रिएट करते हैं जिसमें लोकी थॉर को बिट्रे करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ उनकी एक चाल होती है। एंड इसी प्लान के अकॉर्डिंग लोकी थॉर का एक हाथ काट देता है। उसके बाद मेलिकेथ जेन के शरीर से एथर को निकालने लगता है, लेकिन तभी थॉर अपनी प्लानिंग के मुताबिक म्योनिर की मदद से एथर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बट थॉर का ये प्लान, जो काफी रिस्की था, काम नहीं करता। पहले बॉर ने भी उसे खत्म करने की कोशिश की, बट एथर को खत्म करना नियर टू इम्पॉसिबल था। अब मेलिकेथ एथर को अपने शरीर में एब्सॉर्ब कर लेता है और वहां से निकलने लगता है। थॉर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी मेलिकेथ का खास दैत्य उसका समर्थन करते हुए थॉर से लड़ने लगता है। थॉर और उस दैत्य के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। इस फाइट के दौरान लोकी पीछे से सरप्राइज अटैक करते हुए उस दैत्य को मार देता है, लेकिन ये जीत महंगी साबित होती है, क्योंकि फाइट के दौरान लोकी भी घायल हो जाता है और अपने भाई के हाथों में दम तोड़ देता है। वहीं स्वेटलहैम में जेन को एक ऐसा पोर्टल मिलता है जिससे गुजरकर 9 रियासतों में अलग अलग जगहों पर जाया जा सकता था। इसी पोर्टल की मदद से वो लोग सीधा लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर एरिक सेल्विक और डार्सी से होती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है जो कहानी का मेन प्लॉट रिवील करती है। मेलिकेथ को रियासतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट का इंतजार था। जब सभी 9 रियासतें एक लाइन में अलाइन होंगी, ये अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर जगह को सेंटर पॉइंट बनाती है, जिसका लोकेशन डॉक्टर एरिक सेल्विग ने आइडेंटिफाई कर लिया था। एंड अब जेन, डार्सी और एरिक अपने कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को लेकर ग्रीनविच एरिया की ओर निकल जाते हैं, जहां मेलिकेथ के साथ उनका सामना होता है। फाइनल बैटल लंदन के ग्रीनविच एरिया में चलती है, जहां डायमेंशंस ओवरलैप की वजह से पोर्टल्स खुल जाते हैं। इसी जगह थॉर और मेलिकेथ की एपिक फाइट शुरू होती है, जो देखने लायक थी। एंड आई मस्ट से आपको ये मूवी का पार्ट मूवी को देख के ही एंजॉय करना चाहिए। जेन और डार्सी अपने साइंटिफिक डिवाइसेस का यूज करके पोर्टल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि मेलिकेथ के प्लान को फेल किया जा सके। थॉर अपनी स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ का यूज करके मेलिकेथ को एक पोर्टल के थ्रू स्वेटलहैम में भेज देता है और मेलिकेथ की स्पेसशिप को उस पे गिरा देता है, जो उसे और उसके बचे हुए प्लान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। एक शानदार जीत के बाद थॉर एसगार्ड जाता है और म्योनिर के साथ एसगार्ड के ग्रैंड हॉल में एंटर करता है और ओडिन को अपनी विक्ट्री का अपडेट देता है, जहां ओडिन भी कहते हैं तुमने अपनी बहादुरी के साथ एसगार्ड और 9 रियासतों को बचाया है, अब तुम्हारा राजा बनने का समय आ गया है। बट थॉर को राजा नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना था। उसे अभी भी लगता था कि वो राजा बनने के लायक नहीं है, उसका भाई लोकी था और इसी वजह से वो थ्रोन को एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ स्टोरी के एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है, जहाँ लोकी जो स्वेटलहैम में मरते हुए दिखाया गया था एक्चुअली जिंदा था। उसने ओडिन को डिथ्रोन कर दिया था और खुद एसगार्ड का किंग बन गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एसगार्ड के वॉरियर्स वॉल्स्टेग एंड सिफ एथर को लेकर एक स्ट्रेंज प्लेस पर जाते हैं, जिसे द कलेक्टर का म्यूजियम कहा जाता है। वॉल्स्टेग और सिफ द कलेक्टर को
एथर देते हुए कहते हैं एसगार्ड में ऑलरेडी एक इन्फिनिटी स्टोन है एंड 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक जगह रखना सेफ नहीं है। कलेक्टर भी इस बात को समझता हुआ एथर को अपनी कस्टडी में ले लेता है एंड जैसे ही वॉल्स्टेग एंड सिफ वहां से चले जाते हैं, कलेक्टर एक मिस्टीरियस लाइन बोलता है 1 down, 5 to go. एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइज, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मार्वल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।